स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। तो आज का क्लास में क्लास 12 का पार्टनरशिप का कुछ थ्योरी पोर्शन को देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि पार्टनरशिप है क्या। तो देखिए, पार्टनरशिप का आज हम लोग फंडामेंटल चीज़ों को जानेंगे। फंडामेंटल में बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे। बेसिक कंसेप्ट का मतलब ये फंडामेंटल। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये पार्टनरशिप है क्या। पार्टनरशिप क्या है? तो पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ, जैसे एक व्यक्ति है जो का नाम है एक्स। तो एक्स नाम का एक व्यक्ति है, अगर ये अकेला बिजनेस को रन कर रहा है तो इस बिजनेस को हम सोल प्रोप्राइटरशिप का नाम से जानेंगे। मतलब ऐसा बिजनेस जिस बिजनेस का ऑनर एक व्यक्ति हो, बिजनेस में सारा कैपिटल का कंट्रीब्यूशन एक व्यक्ति करता हो, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस हो एक व्यक्ति सहन करता हो, बिजनेस का पूरा ऑपरेशन सिस्टम को एक व्यक्ति ही मैनेज करता। तो इस बिजनेस को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। लेकिन जब ही इसमें एक व्यक्ति और शामिल हो गया, मान लीजिए कि अब दूसरा व्यक्ति मिस्टर वाई आ गया, तो अब व्यक्तियों की संख्या एक नहीं रहा, अब व्यक्तियों की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। तो जब 2 व्यक्ति मिलकर या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी भी व्यापार को करते हैं और उस व्यापार का जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको आपस में शेयर करते हैं, तो उस बिजनेस को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप है। अब पार्टनरशिप का बिजनेस में अगर हम देखेंगे कि अकेला एक व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, तो अकेला एक व्यक्ति मिस्टर एक्स को बोलेंगे पार्टनर। अगर अकेला एक व्यक्ति को अगर हम मिस्टर वाई को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पार्टनर बोलेंगे। लेकिन अगर इन दोनों को मिलाकर कलेक्टिवली अगर हम इसको बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप का फर्म का पार्टनर। मतलब अकेला पार्टनर कहलाएगा, और अगर इसको हम समूह में बोलेंगे तो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर कहेंगे, मीन्स पार्टनरशिप कहेंगे। तो कहा गया है पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ कि कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी है बिजनेस में, तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगा। अब इसका कुछ नेचर को जानते हैं कि क्या नेचर है। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का क्या नेचर है, पार्टनरशिप का क्या नेचर होता है। तो देखिए, नेचर को 2 पार्ट में बांट दीजिए आप। एक होता है क्या? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्या होगा? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक होगा क्या? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2 पार्ट में बांट दिए। पार्टनरशिप का जो नेचर है वो 2 पार्ट में बट गया। एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा क्या आया? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे पार्टनरशिप को, तो पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म, इन दोनों के बीच में एक दीवार खड़ा है। एक तरफ है पार्टनरशिप फर्म और एक तरफ क्या है? पार्टनर्स। दोनों अलग अलग है। अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम अकाउंटिंग किसका करते हैं? तो पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग किया जाएगा कि क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। इसका अकाउंटिंग जो हम करेंगे पार्टनरशिप फर्म का करेंगे, हम पार्टनर का अकाउंटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर अलग होता है और पार्टनरशिप फर्म अलग होता है। लेकिन अगर हम इसको लीगल वे में देखते हैं, अगर हम इसको लीगली देखते हैं, तो लीगल वे में पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर दोनों एक ही माना जाता है। अगर पार्टनरशिप फर्म कहीं से लोन का अरेंजमेंट कर लिया और बाद में लोन का रीपेमेंट फर्म अगर नहीं कर पा रहा है,
तो ऐसा स्थिति में पार्टनर्स का जिम्मेवारी बन जाता है कि वो पर्सनल एसेट्स को सेल करके भी उस लोन का रीपेमेंट करेगा। मीन्स यहाँ पर बात ये है कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों एक ही माना गया है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर अलग और पार्टनरशिप फर्म अलग माना गया है। तो हमने क्या सीखा कि पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस को करता है, उस बिजनेस को हम पार्टनरशिप का बिजनेस कहते हैं। और क्या जाना कि अगर पार्टनर में एक व्यक्ति को इंडिविजुअली कहा जाए तो हम पार्टनर कहेंगे, लेकिन अगर सभी को मिलाकर कलेक्टिवली अगर कहा जाए तो उसको कहेंगे पार्टनरशिप। अब है पार्टनरशिप फर्म का नेम। फर्म का नेम क्या होता है? तो इन पार्टनरों के द्वारा, एक्स और वाई, ये दोनों पार्टनरों के द्वारा जिस बिजनेस को किया जा रहा है, उस बिजनेस का जो भी नाम है, उस बिजनेस का जो भी नाम रखा गया है, उस नाम को हम फर्म नेम के नाम से जानते हैं, उसी को हम फर्म नेम कहते हैं। तो हम लोगों ने सीखा कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप का नेचर क्या है। अब आगे देखते हैं कि इसका टेक्निकल वर्ड में क्या डिफिनेशन दिया गया है पार्टनरशिप एक्ट में। तो आइए देखते हैं डिफिनेशन को। क्या है डिफिनेशन? तो देखिए डिफिनेशन में क्या है, तो यहां पर डिफिनेशन है पार्टनरशिप का। डिफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का क्या डिफिनेशन है, टेक्निकल डिफिनेशन क्या है उसको देखते हैं। तो कहा गया यहाँ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, याद रखिएगा पार्टनरशिप का डिफिनेशन कहाँ दिया गया है, सेक्शन 4 में ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया गया है। तो हम डिफिनेशन को जानने से पहले जानना चाहेंगे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का बैकग्राउंड क्या है। इसका बैकग्राउंड को जानना चाहेंगे तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का बैकग्राउंड को जानना चाहेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आया 1932। क्या इससे पहले पार्टनरशिप नहीं हुआ करता था? इससे पहले हुआ करता था पार्टनरशिप, लेकिन उसका सारा सेक्शन, सारा प्रोविजन, सारा रूल्स कहाँ दिया हुआ था? तो इसका पहले इसका बड़ा भाई था जिसका नाम था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आया, उससे पहले पार्टनरशिप का सारा रूल रेगुलेशन प्रोविजन कहाँ दिया हुआ रहता था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सबसे लास्ट चैप्टर में दिया हुआ था। सेक्शन 239 से लेकर सेक्शन 266 तक ये सेक्शन। 1872 में पार्टनरशिप का सारा रूल प्रोविजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया हुआ रहता था। कितना सेक्शन था 1872 में? तो 239 से लेकर 266 तक का सेक्शन था, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सबसे लास्ट चैप्टर में दिया हुआ था, पार्टनरशिप का सारा रूल रेगुलेशन। लेकिन बाद में इसको रिपील्ड किया गया। कब रिपील्ड किया गया? 1930 को रिपील्ड किया गया। रिपील्ड किया गया मतलब इसको निरस्त कर दिया गया, इस सारा सेक्शन को निरस्त कर दिया गया और 1872 से सारा सेक्शन को निरस्त किया गया। और उसके बाद 1 अक्टूबर 1932 को सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 68 तक का सभी सेक्शन को लाया गया। कहाँ? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। कब लाया गया?
1 अक्टूबर 1932 को। कितना सेक्शन आया? तो टोटल 1 से लेकर 68 सेक्शन तक आया। इसके बाद पूरे 1 साल के बाद 1 अक्टूबर 1933 को एक सेक्शन नया जोड़ा गया, सेक्शन 69। ये सेक्शन 69 पूरे 1 साल के बाद आया इस पार्टनरशिप एक्ट में। और ये सेक्शन आने का रीजन क्या था? इफेक्ट को बताना चाहा कि अगर पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है कोई, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, उससे होने वाला हानि क्या होगा, उन सभी को बताने के लिए सेक्शन 69 आया। लेकिन देखा जाए तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाएं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो उससे क्या आपको नुकसान होने वाला है, इस चीज़ को बताने के लिए, उसका इफेक्ट को बताने के लिए सेक्शन 69 लाया गया। वो कब लाया गया? 1 अक्टूबर 1930 को। तो इस प्रकार से एक सेपरेट एक्ट बनाया गया। कौन एक्ट बनाया गया? एक सेपरेट एक्ट बनाया गया। कब? 1 अक्टूबर 1932 को एक सेपरेट एक्ट बनाया गया। और उसी सेपरेट एक्ट को हम क्या कहते हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नाम से जानते हैं। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 में टोटल कितना सेक्शन है? तो टोटल 74 सेक्शन है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में 1932 का एक्ट में टोटल कितना सेक्शन है? 74 सेक्शन है। उसमें से सेक्शन नंबर 69 क्या बताता है? नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन हम नहीं करवाते हैं तो उससे होने वाला इफेक्ट के बारे में बताया गया है। लेकिन याद रखें, मैंडेटरी नहीं है कि पार्टनरशिप का आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस इफेक्ट को बताने के लिए सेक्शन 69। इस प्रकार से सेपरेट एक्ट बनते हुए 1932 को एक नया एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसको हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नाम से जानते हैं। तो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का एक बैकग्राउंड है। अब जानते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है पार्टनरशिप। आप पार्टनरशिप का डिफिनेशन को समझेंगे, टेक्निकल वर्ड में इसका डिफिनेशन क्या है। तो देखिए, इसका डिफिनेशन को जानते हैं। क्या डिफिनेशन कहा जा रहा? पार्टनरशिप का डिफिनेशन जो है कहाँ दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4। याद रखिएगा, सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया। और इसका डिफिनेशन क्या है? तो डिफिनेशन में कहा गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है, संबंध है। किसके बीच का संबंध है? बिटवीन पर्सन्स। पर्सन्स के बीच में, ये देखिए एस लगा हुआ है, पर्सन्स के बीच का संबंध है। मतलब पार्टनरशिप जो है व्यक्तियों के बीच का एक संबंध है। कैसा संबंध है? हु हैव एग्रीड, जो एग्रीड होता है। एग्रीड का मतलब क्या हुआ? एग्रीड का मतलब एग्रीमेंट होता है। कैसा एग्रीमेंट होता है? तो एग्रीमेंट हम दो तरीका से कर सकते हैं, या तो एग्रीमेंट ओरल होगा या एग्रीमेंट रिटेन होगा। एग्रीमेंट जो होता है कैसे होगा? या तो एग्रीमेंट ओरल होगा या एग्रीमेंट रिटेन होगा। ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड होता है, लेकिन आगे किसी प्रकार का डिस्प्यूट होने पर उसका मामला तरीके से सॉल्व किया जाए, इसलिए रिटेन एग्रीमेंट अच्छा माना गया है। ऐसे अगर आप ओरल एग्रीमेंट भी करते हैं तो वो भी वैलिड है, लेकिन रिटेन एग्रीमेंट को अच्छा माना गया है।
इसलिए आज का डेट में जो भी एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप का, वो रिटेन एग्रीमेंट होता है, क्योंकि आगे चलकर अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व किया जाए तो रिटेन एग्रीमेंट के आधार पर ही सॉल्व होता है। और अगर हम ओरल एग्रीमेंट करते हैं तो ये तो वैलिड है ही, अगर हम रिटेन एग्रीमेंट करते हैं तो इसी रिटेन एग्रीमेंट को क्या नाम दिया जाता है? पार्टनरशिप डीड। इसी रिटेन एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो इस प्रकार से एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट किस चीज का होता है? शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम शेयर करेंगे, बांटेंगे। यहां याद रखिएगा, लॉस वर्ड नहीं है, केवल प्रॉफिट वर्ड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल प्रॉफिट को ही शेयर करेंगे। प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव प्रॉफिट और नेगेटिव प्रॉफिट। अगर बिजनेस में पॉजिटिव प्रॉफिट हो चाहे नेगेटिव प्रॉफिट हो, दोनों को हम शेयर करेंगे। नेगेटिव प्रॉफिट का मतलब लॉस होगा तभी शेयर करेंगे, प्रॉफिट होगा तभी शेयर करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब बिजनेस में मान लीजिए कि ए बी सी अगर 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर बिजनेस को चलाएगा। कैरिड ऑन बाय ऑल, तीनों पार्टनर मिलकर बिजनेस को चलाएगा। या और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या इन तीनों के बिहाफ में कोई एक पार्टनर भी बिजनेस को चला सकता है। ऐसा कहा गया है सेक्शन 4 में पार्टनरशिप का डिफिनेशन कि पार्टनरशिप का बिजनेस तीनों पार्टनर मिलकर भी चला सकता है या तीनों पार्टनर के बिहाफ में कोई एक पार्टनर भी बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है। इस प्रकार से पार्टनरशिप का डिफिनेशन में हम लोगों ने क्या समझा कि पार्टनरशिप का डिफिनेशन जो है सेक्शन 4 में दिया गया है। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या डिफिनेशन है? तो पार्टनरशिप एक संबंध है, एक रिलेशन है। किसके बीच का रिलेशन है? पर्सन्स के बीच का रिलेशन है। यही पर्सन आगे चल के पार्टनर का रूप ले लेता है। तो किसका रिलेशन है? पर्सन का रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? तो वो हैव एग्रीड, वो एग्रीड करता है, मीन्स एग्रीमेंट करता है। किस चीज़ का एग्रीमेंट करता है? ओरल या रिटन एग्रीमेंट करता है। प्रॉफिट बांटने का एग्रीमेंट करता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन का एग्रीमेंट करता है। बिजनेस को चलाने का एग्रीमेंट करता है। ड्राइंग्स किस प्रकार से ड्राइंग्स किया जाएगा बिजनेस से, उसका एग्रीमेंट करता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्रीमेंट करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एग्रीमेंट करता है। इस प्रकार से बिजनेस किस प्रकार का बिजनेस करेंगे, उसका कितने सालों तक हमारा बिजनेस रहेगा, इन सभी बातों का एग्रीमेंट किया जाता है। अगर रिटेन एग्रीमेंट होता है तो इस रिटेन एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड करते हैं। और क्या होता है? टू शेयर द प्रॉफिट, और प्रॉफिट को बांटते हैं। प्रॉफिट मीन्स नेगेटिव प्रॉफिट प्लस पॉजिटिव प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट को हम बांटते हैं। किसका प्रॉफिट को? ऑफ ए बिजनेस, बिजनेस का प्रॉफिट को बांटते हैं। और बिजनेस ऑपरेट कौन करता है? सभी पार्टनर मिलकर ऑपरेट करेगा या सभी पार्टनर के बिहाफ में कोई एक पार्टनर भी बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है। ऐसा आपका लिखा हुआ है पार्टनरशिप का डिफिनेशन में। नेक्स्ट, पार्टनरशिप का डिफिनेशन के बाद अब देखते हैं इसका फीचर्स क्या है। पार्टनरशिप का डिफिनेशन के बाद इसका फीचर्स को देखते हैं। तो देखिए इसका फीचर्स में क्या क्या फीचर्स है। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का क्या क्या फीचर्स है। पहला फीचर्स कहा जा रहा है क्या? 2 और मोर पर्सन होना चाहिए, मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना जरूरी होता है। मीन्स पार्टनरशिप में मिनिमम कितना मेंबर होना चाहिए? 2 मेंबर होना चाहिए। मतलब पार्टनरशिप में कम से कम कितना पार्टनर होना चाहिए? नंबर 1, नंबर 2, कम से कम 2 पार्टनर होना चाहिए। और मैक्सिमम कितना पार्टनर होना चाहिए? तो मैक्सिमम कितना पार्टनर है, इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट में कोई डिफिनेशन नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर के बारे में बताया नहीं गया है। तो ये कहाँ बताया गया है? तो सेक्शन 464 ऑफ कंपनी एक्ट
2013 में बताया गया। सेक्शन 4 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में बताया गया है। क्या बताया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कहां तक जा सकता है? 100 तक। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है कितना तक आप ले जा सकते हैं? 100 नंबर तक। लेकिन एट ए प्रेजेंट टाइम, अभी के समय में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना है? 50। अभी के समय में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 ही है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि ये नंबर ऑफ पार्टनर 50 से बढ़ाकर कहां तक ले जा सकते हैं? 100 तक ले जा सकते हैं। 100 से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकता है। लेकिन अभी के समय में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना है? 50 है। 100 मतलब आप लोग लिख दीजिएगा। 100 मैक्सिमम है, लिमिट है 100 तक हम ले जा सकते हैं। लेकिन एट ए टाइम अभी कितना माना गया है? 50। ये कहाँ दिया हुआ है? तो कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 464 में दिया गया है। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होना चाहिए? 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होना चाहिए? 50। ये फीचर्स है, किसका फीचर्स है? पार्टनरशिप का। ए 2 और मोर पर्सन। 2 का मतलब मिनिमम 2 और मोर पर्सन का मतलब मैक्सिमम 50। मतलब 2 पार्टनर से लेकर 50 पार्टनर तक पार्टनरशिप का बिजनेस को कर सकता है। ये पहला फीचर्स है आपका पार्टनरशिप का। दूसरा फीचर्स क्या है? दूसरा फीचर्स बोल रहा है एग्रीमेंट का होना जरूरी है। दूसरा फीचर क्या है? एग्रीमेंट का होना जरूरी है। एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा हुआ रहेगा? नेम ऑफ पार्टनर, हर एक पार्टनर का नाम, हर एक पार्टनर का एड्रेस, हर एक पार्टनर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हर एक पार्टनर का प्रॉफिट लॉस रेशियो, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस कितने सालों तक चलेगा, इसके बाद बिजनेस को ऑपरेट कौन करेगा, ऑपरेट करेगा तो उसको सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर है अगर कोई लोन देता है तो लोन का इंटरेस्ट का क्या रेट रहेगा। इन सभी बातों का उल्लेख पॉइंट बाय पॉइंट किया जाता है। कहाँ? एग्रीमेंट में। और वो एग्रीमेंट जो होता है वो एग्रीमेंट 2 प्रकार का होता है। एक एग्रीमेंट ओरल होता है और दूसरा एग्रीमेंट कैसे होता है? रिटेन होता है। 2 तरह से हम एग्रीमेंट कर सकते हैं, एक ओरल और दूसरा रिटेन। ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड होता है और रिटेन तो वैलिड होता ही होता है। लेकिन रिटेन एग्रीमेंट को बहुत ही अच्छा माना गया है क्योंकि ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड होता है। और अगर रिटेन एग्रीमेंट होता है तो इसी रिटेन एग्रीमेंट को हमने बताया कि इसी रिटेन एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अच्छा, इसका एक और भी नाम है। रिटेन एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इसका एक और भी नाम है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका और दूसरा नाम क्या है। इसके बाद है तीसरा फीचर्स क्या है? लॉफुल बिजनेस का होना। बिजनेस कैसा होना? तो लॉफुल बिजनेस का होना। बिजनेस कैसा होगा? लॉफुल बिजनेस होगा। लॉफुल का मतलब लीगल बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 पार्टनर है, रात में गाड़ी को चोरी किए, मोटरसाइकिल चोरी किए और सुबह में बेचे, जो प्रॉफिट हुआ आपस में बांट लिए। तो यहाँ भी तो 2 पार्टनर है, यहाँ भी 2 व्यक्ति है, बिजनेस हो रहा, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। क्या वो पार्टनरशिप कहलाएगा? नहीं, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। पार्टनरशिप तभी कहलाएगा जब वो बिजनेस लीगल होगा। यहाँ बाइक को चोरी करके बेचना ये लीगल बिजनेस नहीं है। इसलिए यहाँ कहा गया है फीचर्स में कि बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। मीन्स बिजनेस हमेशा लीगल होना चाहिए। जो कानून के नज़र में वो बिजनेस मान्य है, और जो बिजनेस कानून के नज़र में मान्य नहीं है वो लॉफुल बिजनेस नहीं माना जाएगा। इसलिए तीसरा फीचर्स बताया गया है, बिजनेस क्या होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। चौथा बोल रहा है क्या? प्रॉफिट का शेयरिंग होना चाहिए। मीन्स क्या? लॉस होगा तो शेयर नहीं करेंगे, उसको भी शेयर करेंगे। प्रॉफिट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रॉफिट की बात कहा जा रहा है कि उसको शेयर करेंगे। लेकिन याद रखें, जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा, एग्रीमेंट में जैसा हम लोग एग्रीमेंट किए हैं उसी के हिसाब से हम लोग शेयर करेंगे।
अगर एग्रीमेंट नहीं है, इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ प्रॉफिट शेयरिंग करने का, तो उस स्थिति में हम इक्वल प्रॉफिट को बांटेंगे, जैसा कि प्रोविजन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कि अगर पार्टनरशिप में प्रॉफिट लॉस रेशियो कैसे बांटा जाएगा, इसका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो प्रॉफिट लॉस कैसे बचता है, इक्वल बांटा जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट से याद रखिएगा कि माइनर पार्टनर अगर है, मतलब माइनर पार्टनर का मतलब ये होता है कि जिस पार्टनर का उम्र 18 वर्ष से कम है वो पार्टनर माइनर पार्टनर कहलाता है। अगर पार्टनर माइनर है तो उसको केवल हम प्रॉफिट ही शेयर करेंगे, लॉस में उसका कोई शेयर नहीं दिया जाएगा। और दूसरा, अगर हम किसी नया पार्टनर को एडमिट करते हैं गारंटी के द्वारा, अगर ABC है, मान लीजिए कि 3 पार्टनर है, ABC 3 पार्टनर है, और ये तीनों पार्टनर मिलकर एक D नाम का पार्टनर को लाया, एडमिट किया अपने पार्टनरशिप फर्म में, ए D नाम का पार्टनर को एडमिट किया और D नाम का पार्टनर को गारंटी दिया कि तुम हमारे बिजनेस में आ जाओ, हम तुमको प्रॉफिट ही देंगे। तो प्रॉफिट का गारंटी देकर अगर D को लाता है तो ऐसा स्थिति में D को कभी भी लॉस में शेयर नहीं दिया जाएगा, प्रॉफिट ही शेयर किया जाएगा। और दूसरा क्या है, माइनर पार्टनर है, तो दो ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर केवल प्रॉफिट को ही दिया जाता है, लॉस में उसको शेयर नहीं किया जाता है। चौथा, पांचवा फीचर्स क्या है, नो सेपरेट एंटिटी, मीन्स क्या है इसका मतलब, नो सेपरेट एंटिटी। देखिए, नो सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर दोनों एक ही है। अगर पार्टनरशिप फर्म कोई लोन ले लेता है और फर्म अगर लोन को चुकता नहीं कर पाता है बाद में इन फ्यूचर, तो ऐसा कंडीशन में पार्टनरों का जिम्मेवारी बन जाता है कि वो अपना पर्सनल एसेट्स को बेचना क्यों ना पड़ जाए, उस लोन को पेमेंट कर दे, मीन्स रीपेमेंट कर दे। ऐसा जिम्मेवारी बन जाता है पार्टनरों के बीच में। इसलिए फर्म और पार्टनर का कोई अलग अस्तित्व नहीं होता है, दोनों एक ही माना जाता है। इसलिए इसका पांचवा फीचर बोलता है नो सेपरेट एंटिटी, मीन्स पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच में कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, दोनों एक ही है। अगर कोई भी पार्टनर किसी प्रकार का गलती करने के कारण फर्म को लॉस हो जाता है तो उस लॉस में सभी पार्टनरों को शेयर लेने का जिम्मेवारी हो जाता है, मतलब सभी पार्टनर उस लॉस में हिस्सेदार बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर एक पार्टनर किसी कारण से लॉस हो गया उसके गलती के कारण तो केवल वही पार्टनर सहन करेगा, ऐसा नहीं है, सभी पार्टनर को मिलकर सहन करना पड़ेगा। और अगर फर्म किसी प्रकार का कोई लोन लेता है, कहीं से कुछ क्रेडिटर से गुड्स ले लेता है, उधार गुड्स खरीद लेता है और बाद में उसका पेमेंट नहीं हो पाता है, तो वैसा स्थिति में पार्टनरों का जिम्मेवारी बन जाता है कि वो अपना पर्सनल एसेट्स को सेल करके भी पार्टनरशिप फर्म का जो भी लोन है, जो भी क्रेडिटर है, उसका पेमेंट कर दे। तो ये आपका पार्टनरशिप का फर्म का फीचर्स हुआ। तो हम जो है पार्टनरशिप का जो थ्योरी पोर्शन है, आप लोग का एग्जाम में थ्योरी पोर्शन मात्र 10 मार्क्स का ही आएगा, इसलिए थ्योरी पोर्शन जो इम्पोर्टेंट है उसी इम्पोर्टेंट थ्योरी पोर्शन को हम करवाएंगे और बाकी न्यूमेरिकल मैथ जितना भी है 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आज का क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप का राइट क्या है, पार्टनरशिप का ड्यूटीज क्या है, मीन्स राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप डीड क्या है। ये थ्योरी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करेंगे। थैंक यू।